आपके कोई भी एनिमल्स हैं, स्पंजेस जैसे यहाँ आपने देखे, ये आपके सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसीलिए नहीं हुए क्योंकि फिर अगर सेल्फ फर्टिलाइज होंगे तो वेरिएशन क्रिएट नहीं होंगी। एंड 10th क्लास में इवोल्यूशन में आपने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट में वही स्पीसीज सर्वाइव करती है जो ज्यादा वेरिएशन शो करेगी, जो अपने आप को कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करती जाएगी, वो स्पीसीज सर्वाइव करती है। तो ये चीज सेम इनके लिए है, अप्लाई है। तो इसलिए इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये अलग 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 जो स्पंजेस होते हैं आपस में अपने गैमेट्स को एक्सचेंज करते थे और फर्टिलाइज होते थे। इज इट क्लियर नाउ अविनाश? आंसर मिल गया तुम्हें? यस सर, मतलब ये दोनों रीजंस है ना, एक तो मैच्योरेशन पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स और दूसरा ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को मैं आपको यही समझा देता हूँ। ये चीज आप 12th की बात है लेकिन इसको यही समझ लो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं जो आपको दिक्कत करे, उसके लिए आपको बहुत डिटेल में जाना पड़े। एक जनरल आइडिया है जो आपको समझना है बस। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करना जब चाहते हैं, जब आपको मैंने बताया कि क्वालिटी खत्म हो रही है, आप बार बार ब्रीडिंग करवा रहे हो, हम ब्रीडिंग भी करवाते हैं बेटा, इनब्रीडिंग करवाते हैं, वी ऑल्सो डू द इनब्रीडिंग। हम इनब्रीडिंग भी करवाते हैं, जरूरी है इनब्रीडिंग करवाना, क्योंकि उससे कैरेक्टर क्या होता है, स्टेबल हो जाते हैं। इनब्रीडिंग से आपके कैरेक्टर स्टेबल होते हैं, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब आप ब्रीडिंग करवाते जाओगे, इनब्रीडिंग करवाते रहोगे एक ही ब्रीड के अंदर, तो उसके जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो बेटा स्टेबल होते जाएंगे और खराब कैरेक्टर निकलते जाते हैं, हटते जाते हैं। तो आपको एक बेटर कैरेक्टर मिलते हैं। लेकिन अब ज्यादा करोगे तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ले आता है। इसीलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो फिर, जैसे ये काऊ है, आपने जब इसकी काफी टाइम तक इनब्रीडिंग करवाया, इसकी क्वालिटी मेंटेन करी, यानी इसकी मिल्क की क्वालिटी अच्छी बनती रही, लेकिन एक टाइम के बाद इसकी मिल्क की क्वालिटी डाउन हो गई क्योंकि आपने ज्यादा कर दिया, एक लिमिट से ज्यादा हो गई। अब ब्रीड डिप्रेशन जो होता, आई मीन टू से ब्रीडिंग जो होती, अब आपने इस काव को लिया जो भाई आपकी बहुत अच्छी मिल्क दे रही थी, इस काव को आपने एक दूसरे ब्रीड के, आपने दूसरे ब्रीड के, आपने दूसरी ब्रीड ली और दूसरे ब्रीड का आपने क्या ले लिया, मेल ले लिया, और ये आपकी फीमेल थी। ठीक है, ये एक अलग ब्रीड है और ये एक अलग ब्रीड है। ठीक है, इसकी क्वालिटी मिल्क की बहुत अच्छी थी, और ये जो ब्रीड ली आपने मेल की, ये ऐसी ब्रीड है बेटा जो बीमार नहीं पड़ती, ये डिजीज रेजिस्टेंट है। ये जो मेल है इतनी आसानी से बीमार नहीं पड़ता, इसकी क्वालिटी भी आपने बहुत अच्छी ले ली, यानी दो अच्छी अच्छी क्वालिटी की ब्रीड आपने ले ली है। अब इनको आप जब क्रॉसिंग कराओगे तो इनका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से ज्यादा बेटर होगा, दैट विल बी मच बेटर, दैट इज मोर बेटर, मोर एडवांस एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि इसके अंदर इस पेरेंट के भी कैरेक्टर आए और इस पेरेंट के भी कैरेक्टर आए, और आपका जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था वो भी अवॉइड हो गया, वो भी खत्म हो गया। यानी अब और प्लांट में, सॉरी उस ऑफस्प्रिंग में क्या हुआ, उस काफ के अंदर कि बेटर कैरेक्टर और आ गए। पहले तो क्वालिटी भी अच्छी थी मिल्क की, अब उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी भी आ गई है, यानी बीमार भी नहीं पड़ेगा और मिल्क भी जो देगा अच्छी क्वालिटी का देगा। अब बात समझ में आई अविनाश, आराधना? 10th क्लास में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, 10th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा हेरिडिटी। यस राइट, तो वहां पे तुम लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा, याद हो तो मुझे बताना, नहीं हो तो भी कोई नहीं, मुझे बोल देना, मैं कोई डंडा लेके पीछे नहीं पड़ूंगा मारने। आपने एक वर्ड पढ़ा था, मैंडल साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे, पी प्लांट लिया था, तो उसमें सबसे पहले प्योर लाइन बनवाई थी। ये टर्म याद है प्योर लाइन का? यस सर। राइट, अब प्योर लाइन का मतलब क्या था कि इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था। पी प्लांट ऐसा प्लांट था जो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन करता सर था। यू आर नॉट ऑडिबल। एम आई ऑडिबल टू अदर्स? बाकियों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस अविनाश? यस सर, अभी आई मेरे को। ओके, तो बेटा आप लोगों ने जो प्योर लाइन पढ़ी थी उसमें मेंडल साहब ने क्या किया था कि हमारे मेंडल साहब आए, उन्होंने आपका पी प्लांट लिया था, और पी प्लांट ऐसा था कि नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन करता था, लेकिन सबसे अच्छी चीज थी कि भाई उसमें आप क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते थे, यानी दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में पी प्लांट में क्रॉसिंग करवा सकते थे आप चाहें तो ये बहुत अच्छी बात थी उसके लिए। तो मेंडल साहब ने सबसे पहले क्रॉसिंग नहीं करवाई थी, मेंडल साहब ने पहले आपके टॉल ड्वार्फ प्लांट लिए थे, एक टॉल प्लांट ले लिया तो उसी में सेल्फिंग करवाई थी, यानी उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहे काफी जनरेशन तक। मतलब श्योर हो गए वो कि अब अगर इस प्लांट में आप सेल्फिंग करवाओगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे, तो टॉल प्लांट ही बनेगा, कोई और कैरेक्टर नहीं आएगा।
तब तक ये उसमें सैल्फिंग करवाते रहे। सेम वही चीज उन्होंने ड्वार्फ प्लांट में करी थी, कंटिन्यूअसली काफी जनरेशन तक उसकी सैल्फिंग करवाते गए, यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहे। जब वो श्योर हो गए कि भाई टॉल प्लांट को आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओ, ड्वार्फ प्लांट को आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओ, और दोनों टॉल और ड्वार्फ ही बनेंगे, तब तक वो सेल्फिंग करवाते गए। उसके बाद फिर उन्होंने उसकी क्रॉसिंग करवाई थी। तो प्योर लाइन का मतलब क्या हुआ कि भाई इतने टाइम तक आप क्रॉसिंग कराते रहो कि कैरेक्टर स्टेबल हो जाए। यही चीज तो हमने यहाँ करी, प्योर लाइन बनाई हमने इनकी शुरू में। लेकिन जब आप एक लिमिट से ज्यादा सेल्फिंग करवाने लग जाते हो तो फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जहां पर आपके कैरेक्टर्स दब जाते हैं, अच्छे कैरेक्टर्स। तो उसको खत्म करने के लिए फिर आप क्रॉसिंग करवाते हो। तभी फिर मेंडल साहब ने क्रॉसिंग करवाई थी टॉल और ड्वार्फ की। पहले तो सेल्फिंग करवाई, उसके बाद क्रॉसिंग करवाई। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अविनाश, आराधना 10th क्लास का पॉइंट है, लेकिन आप 12th में भी पढ़ोगे इसको। Yes, Yes, sir, sir. understood. वर्षा, आशीष, बेटा आप लोगों को समझ में आई? प्रभजोत? Yes, sir. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड सेकंड थिंग। स्पंजेस की हम बात कर रहे थे। स्पंजेस में मैंने आपको, देखो अब आपको ये चीज बता दी कि यहाँ पे आपका जो प्लांट्स थे हैं तो बाइसेक्सुअल, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे थे। इनमें आपका डिफरेंट डिफरेंट स्पंज के गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज हुए थे। ये चीज आपने देख ली, समझ ली। अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज अंडरस्टैंड दिस थिंग, examples. Let's talk about examples. Examples में देखो आपके एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, एक तो दे रखा है सबसे पहले, दैट इज साइकन। ठीक है, साइकन दे रखा है। देन इसके बाद साइकन के बाद दूसरा आपका जो एग्जांपल दे रखा है, दैट इज यूस्पोंजिया। और एक और एग्जांपल दे रखा है स्पॉन्जिला। ठीक है, साइकन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला, ये आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। साइकन बेटा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्काइफा, दैट इज कॉल्ड स्काइफा। यूस्पोंजिया जो होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड ट्रू स्पोर, दिस इज कॉल्ड ट्रू स्पंज। इसको आप ट्रू स्पंज बोलते हैं बेटा। और इसी को आप बेटा बोलते हो बाथ स्पंज ऑल्सो। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाथ स्पंज कौन सा होता है, तो बाथ स्पंज आपका केवल यूस्पोरेंजिया है। साइकन, स्पॉन्जिला जो होते हैं ये इसके मॉडिफाइड वर्जन है, इससे ज्यादा बेटर है। ये एज ए बाथ स्पंज यूज नहीं होते। क्यों नहीं होते मैं अभी बताऊंगा। और स्पॉन्जिला जो होता था बेटा, ये आपका फ्रेश वाटर होता है, इट्स अ फ्रेश वाटर स्पंज। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके स्पंज मोस्टली मैराइन थे, दे आर मोस्टली मैराइन, मतलब ज्यादातर आपको सी में देखने को मिलेंगे, बट कुछ ऐसे होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे इन अ फ्रेश वाटर। तो स्पॉन्जिला इज वन ऑफ देम, इसको मार्क करोगे आप, यू विल मार्क दिस, इसको मार्क करोगे। इज इट क्लियर? आराधना, अविनाश, आशीष, वर्षा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्रभजोत, शिल्पा, इज इट क्लियर टू Yes, एवरीवन? sir, clear. Yes, sir. ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ दो चीजें तुम्हें याद रखनी है, एक आपका बाथिंग स्पंज दैट इज यूस्पोरेंजिया, और दूसरा आपका स्पॉन्जिला दैट इज फ्रेश वाटर। अब बाकी साइकन और स्पॉन्जिला क्यों नहीं है भाई, इसको हम एज अ बाथिंग स्पंज क्यों नहीं यूज करते? तो बेटा इनमें क्या होता है, स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पिक्यूल्स बोले तो कांटे होते हैं इनके अंदर। दे हैव सम ग्लास लाइक स्पिक्यूल्स, काट यानी ग्लास की तरह एकदम शार्प पॉइंटेड होते हैं स्पिक्यूल्स, जिस वजह से आप इनको एज अ बाथिंग स्पंज यूज नहीं कर सकते, साइकन, स्पॉन्जिला इनको। लेकिन आपके जो यूस्पोरेंजिया होते थे, इनमें कोई स्पिक्यूल्स नहीं होता, एकदम स्मूथ होते हैं ये। तो इनको आप एज अ बाथिंग स्पंज यूज करते हो। इज इट क्लियर? समझ में आई वाली बात सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब मैं ये डायग्राम में समझाऊंगा, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं कि आपको छोड़ दूंगा। इसको डायग्राम में भी हम समझेंगे, इन चीजों को हम डायग्राम में भी देखेंगे। अब डायग्राम पे आ जाते हैं, हमने पूरी चीज समझ ली। एक और चीज जो आपको मैं बतानी है,
यूनिक फीचर्स में ये अलग से पॉइंट है। ये वो पॉइंट्स है बेटा जो हमने टेबल में नहीं देखे थे। तो हर एक फाइलम में कुछ यूनिक फीचर्स होंगे जो आपको देखने होंगे। जैसे आपके स्पोरेंजिया है, सॉरी स्पोरेंजिया बोल रहा हूँ, आपके स्पंज है। तो आपके स्पंज में बेटा क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। दे हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम, और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, इट्स इज वेरी इजी। दे हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम, इसके अंदर आपको मिलेगा। वाटर कैनाल सिस्टम है क्या? वाटर कैनाल सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, छोटे 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 आपको क्या मिलेंगे, दैट इज पोर्स मिलेंगे। ठीक है, दे हैव अ सम पोर्स। इस तरह के, ओके। एंड नाउ यहाँ पे क्या होगा आपका, दैट इज इन पोर्ट्स को आप क्या बोलते थे, दीज पोर्ट्स आर कॉल्ड ऑस्टिया। इन पोर्ट्स को आप ऑस्टिया बोलते हो, दैट्स योर ऑस्टिया। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे जो पोर्ट्स हैं, ये आपको ऑस्टिया है बेटा, जो आपको ध्यान में देना है। और ऊपर की तरफ ये जो कैविटी है बेटा, एक बड़ी सी, इसको आप बोलते हो ऑस्कुलम। दैट इज ऑस्कुलम, बड़ी सी कैविटी है। इसके अंदर आपको ये पूरी एक कैविटी दिख रही है, ऊपर तो एक ओपनिंग है जो बड़ी सी, दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम। नीचे की तरफ आपको ये पूरी पूरी कैविटी देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो कैविटी है बेटा, इसको बोलते हो आप स्पंजोसील। दैट इज कॉल्ड स्पंजोसील। ये कैविटी है आपकी स्पंजेस के अंदर। एंड नाउ ऑस्टिया जो होते थे बेटा, इसको आप इनलेट पोर भी बोल सकते हो। दैट इज कॉल्ड इनलेट पोर, मतलब इसके थ्रू पानी अंदर जाएगा। और ऑस्कुलम को आप बोलते हो बेटा आउटलेट पोर, इसके थ्रू पानी बाहर आएगा, इसके थ्रू पानी बाहर आ रहा है। ओके, नाउ इसके बाद क्या होता था, इसके बाद आपका यहाँ पे बेटा एक और चीज आपको जो देखने को मिलती थी, दैट इज, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से अलग से दिखाऊंगा। दैट इज यहाँ पे आपको मिलते थे कॉलर सेल्स। इनकी लाइनिंग होती है स्पंजोसील के ऊपर, इसके ऊपर। दैट इज लाइन द स्पंजोसील लाइक दिस, कॉलर सेल। ये आपके, ये तो मैंने सिर्फ लाइनिंग दिखाई है अभी, लेकिन आपको डिटेल में भी दिखाऊंगा। इनको बोलते हो आप, दैट इज स्पंजोसील, वो सॉरी, इनको बोलते हो कॉलर सेल। कॉलर सेल, या आप इनको बोल सकते हैं कॉइनोसाइट्स। कॉइनोसाइट, दैट इज। और इसको आप मार्क कर लो, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि आपकी स्पंजोसील जो होती है किसके थ्रू लाइन होती है, द स्पंजोसील इज लाइंड बाय विच। तो ये आपका दैट इज लाइंड बाय कॉइनोसाइट्स, या यू कैन से कॉलर सेल, इनके थ्रू होती है। यानी अब आप समझो, आपके वाटर जो होता है वो तो ऑस्टिया के थ्रू अंदर गया, वाटर का मूवमेंट हुआ इन ऑस्टिया के थ्रू, वाटर अंदर गया, अंदर वाटर आ रहा है ऑस्टिया से, आपके स्पंजोसील के अंदर आ गया वाटर। वाटर के साथ साथ जो फूड था वो भी इस कैविटी के अंदर आ चुका है। यहाँ पे अब आपका फूड भी है प्लस वाटर भी है। तो फूड तो जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, इट विल बी गेट डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। और वाटर के साथ जो वेस्ट होगा वो सारा का सारा ऑस्कुलम से बाहर निकलाएगा। यहां से आपका वाटर प्लस वेस्ट एग्जिट हो गया। सो दैट इज हाउ द पॉरीफेरा शो देयर सिस्टम, अपने सिस्टम को इस तरह से वो शो करते थे। इज इट क्लियर नाउ? और यहाँ पे आपको जो चीज ध्यान रखने वाली है, दैट इज कॉलर सेल, दैट इज कॉइनोसाइट्स। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में अभी हाल ही में क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर बात बच्चों सभी को? अविनाश, आशीष, वर्षा, Yes, sir. यस सर। प्रभजोत, शिल्पा, बच्चों तुम सबको ये वाली बात क्लियर ना? Yes, sir. शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू? प्रभजोत, बिकॉज ये वाला पॉइंट आप लोग मिस नहीं करेंगे। ओके, ये वाला पॉइंट बहुत, ठीक है शिल्पा, ये वाला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो मैंने सिर्फ आपको, ठीक है प्रभजोत, सर अभी तो मैंने सिर्फ आपको कॉमन डायग्राम बनाया है। इसका एक रियल पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में,
वहां पे ये सारी चीजें मैं आपको डिटेलिंग में दिखाऊंगा कि आपका जो कॉइनोसाइट्स होती हैं ये कैसी होती हैं। चलो कॉइनोसाइट को तो मैं तुम्हें यहाँ भी दिखा सकता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सर हाँ बेटा। सर वो जो स्पर्म सेल्स थे वो यही मॉडिफाइड कोएनोसाइट लिखा था, तो वो यही परफेक्ट बेटा, होते हैं? दिस इज कॉल्ड दैट्स व्हाई मुझे मजा आता है पढ़ाने में। दिस इज कॉल्ड कि नजर होना, कि आप ध्यान दे रहे हो उन चीजों पे। राइट इसी पे तो मैं पॉइंट, मैंने उस टाइम ये डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा एक बार ये पहले पॉइंट बता दूं कि है क्या डायग्राम। अब मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा समझा सकता हूँ। आई एम सो हैप्पी नाउ, मजा आ गया। ये बेटा आप लोगों तुम लोगों को जो दिखाई दे मैंने, दिस इज क्वाइनोसाइट्स। इसके अंदर ये स्पर्म है, इसके अंदर से ये स्पर्म जा रहे हैं आपके, ठीक है, क्योंकि स्पर्म वाटर के थ्रू आए। तो एक स्पंज था, जैसे इस स्पंज ने अपने स्पर्म्स को रिलीज किया, यहाँ से वाटर के थ्रू ये निकले। अब ये दूसरे जो स्पंज थे इसके एग सेल के अंदर जाएंगे, तो किसके थ्रू जाते हैं, क्वाइनोसाइट्स के थ्रू जाते हैं। आपकी ये कॉलर सेल्स होती है इस तरह की, अंदर से होलो होती हैं। राइट और इनमें भी बेटा फ्लैजला होता है, दे ऑल्सो कंटेन फ्लैजला, इसके अंदर भी अपने खुद के फ्लैजला भी होते हैं। इन्हीं फ्लैजला के थ्रू क्या होता है, ये मूवमेंट करते हैं, वाटर को डायरेक्शन देते हैं कि वाटर इनके अंदर से पास आउट हो। गॉट इट, बात समझ में आई। फ्लैजला का यहाँ पे क्या काम है, इनको मूव नहीं कराएगा, क्वाइनोसाइट्स को, कॉलर सेल्स को मूव नहीं कराएगा। वो जो वाटर के साथ साथ आपका जो फूड मटेरियल्स हैं, जो गैमेट्स हैं, स्पम्प्स, ये जो आ रहे हैं, इनको डायरेक्शन दे रहा है कि ये आपके सारे के सारे वाटर के साथ साथ मटेरियल जो है आपके कैविटी के अंदर जा सके, पॉरीफेरा की स्पंजोसील के अंदर जा सके। तो कॉलर सेल्स क्या करती है, गाइड करती हैं इनको। इज इट क्लियर नाउ? अविनाश, आशीष, वर्षा, आराधना, Yes, सबका yes. श्योर, सभी को क्लियर हुई नहीं वाली बात? सर थोड़ा फिर से रिपीट कर सकते हैं, बीच में मैं यस, थोड़ा मिस हुआ था। कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से कर दूंगा। मैं आई जस्ट सेड वन थिंग कि आपके जो भी वाटर के साथ फूड मटेरियल आता है, वाटर के संग जितना भी फूड मटेरियल आया है, ओके, एक सेकेंड, ठीक है, वाटर के साथ आपका जितना भी फूड मटेरियल आया या आपके जैसे गैमेट्स आ रहे हैं, स्पर्म्स, तो ये कॉलर सेल्स इनको गाइड करेंगी, यानी इनको एक पाथवे प्रोवाइड करेंगी, इनको फ्लैजला की हेल्प से रास्ता देंगी कि ये आपका सारे के सारे फूड पार्टिकल्स और जो गैमेट्स हैं स्पंजोसील के अंदर जा सके। फूड पार्टिकल्स तो स्पंजोसील्स के अंदर चले जाएंगे जहां वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट हो जाएंगे। और जो गैमेट्स हैं, स्पर्म्स जो आप यहाँ देख रहे हो, ये स्पर्म आपके इन्हीं कॉलर सेल्स की हेल्प से कहाँ चले आएंगे, आपके एग सेल के अंदर चले आएंगे। आपको देखो यहाँ डायग्राम में देखो, ये दिख रहे हैं, ये स्पर्म्स देखो आप सभी, ये सब देखो, ये सब अंदर जा रहे हैं इन्हीं कॉलर सेल्स की हेल्प से। और आपका अल्टीमेटली आपके एग सेल से जाके फर्टिलाइज हो रहा है। और जो आपका एग सेल से फर्टिलाइज हो जाएगा तो आपका फिर एम्ब्रियो बना देता है। इज इट क्लियर नाउ अविनाश? यस सर। बाकी बच्चों को बात समझ में आई ना? पॉरीफेरा अब समझ में आ गया कैसे होते हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे सिर्फ आपका यही है, रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको समझना है, एक वाटर कैनाल सिस्टम समझना था, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में समझा दिया कि वाटर ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएगा कैविटी में, स्पंजोसील के अंदर, और आपके ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यही आपका वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इज इट क्लियर बच्चों? आज का समझ में आई सारी बातें? Yes, sir. Clear. चलो फिर आज के लिए इतना ही, टेक केयर। बाकी हम फ्राइडे को तो नहीं मिलते, ओके, फ्राइडे को नहीं करेंगे इस वीक, हम करते हैं फिर अपनी क्लास, दैट इज संडे को, ओके। Okay.